morning dear students. Today we continue the chapter number 12 and the name of the chapter is friction. Last class में हमने chapter number 12 start किया था और हमने ये study किया था कि what is friction and what are the types of friction. So first of all we recall the previous class. In previous class we learned that friction is a opposing force which oppose the motion of the body. फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो किसी बॉडी की मोशन का अपोज करता है, ठीक है। तो उसी क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करती है जब टू सरफेसेस या टू बॉडीज दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में होती है। जब टू सरफेसेस रेस्ट पे होती हैं और उन दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन वो होती है कि जितनी हम मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके बावजूद फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर रहा है। जितनी मैक्सिमम फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर सकती है और बॉडी को अलाउ नहीं करती मूव करने के लिए, उस मैक्सिमम फोर्स को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन एक्ट करती है, जो उस मोशन का अपोज करती है, उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और जब कोई बॉडी रोल करके मूव करती है तो उस टाइम पे जो रोलिंग बॉडी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होती है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड व्हाट आर द वेज विच आर द वेज विद द हेल्प ऑफ वी इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये चार चीज़ें आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के हमें क्या एडवांटेजेस हैं? फ्रिक्शन सबसे पहले जो फ्रिक्शन है वो हमारी हेल्प करता है टू वॉक। अगर हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम वॉक नहीं कर सकते, हम स्लिप कर जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक। ये हमारी वॉक करने में हेल्प करता है। ये ग्राउंड और फीट के बीच में हमारे जो फीट है और ग्राउंड है उनके बीच में फ्रिक्शन होती है जिसके कारण हम वॉक कर सकते हैं, बिना स्लिप किए वॉक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम स्लिप कर जाएंगे, हम वॉक ही नहीं कर सकते। जैसे आप फ्लोर के ऊपर अगर वाटर है, पूरे फ्लोर के ऊपर वाटर है तो हम वहाँ पे स्लिप कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। हमारे फीट और ग्राउंड के बीच की जो फ्रिक्शन है वाटर उसको कम कर देता है। ऐसे अगर कोई ऑयल गिरा हुआ है फ्लोर के ऊपर तब भी हम स्लिप कर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन है ग्राउंड और फीट के बीच में वो कम हो जाती है ऑयल के कारण। सो अगर हम अच्छे से वॉक करना चाहते हैं तो फ्रिक्शन इज़ वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन राइट। अब मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, क्यों लिख पा रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे? क्योंकि मेरे चॉक और जो बोर्ड है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है। इसी वजह से मैं जो मर्जी राइटिंग में लिख सकती हूँ, जो मर्जी शेप ड्रॉ कर सकती हूँ। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी तो क्या करेगा? मेरा पेन तो, मेरा चॉक तो यहाँ पे टिकेगा ही, वो तो ऐसे स्लाइड करता रहेगा, ऐसे स्लिप फिसल जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर फ्रिक्शन नहीं है ब्लैक बोर्ड और चॉक के बीच में तो हम राइट नहीं कर सकते। तो राइटिंग के लिए फ्रिक्शन इज़ वेरी नेसेसरी। सो फ्रिक्शन हेल्प अस टू राइट एनीथिंग, ठीक है। और नेक्स्ट है, a nail can be hammered in a block of wood due to the friction of nail and wood। अगर हम किसी नेल को हैमर करना चाहते हैं किसी ब्लॉक के अंदर या दीवार के अंदर, वो इसीलिए हैमर होती है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है। अगर मान लो मैंने इस यहाँ पे इस नेल है, मान लो ये नेल है, मैंने इसको हैमर करना है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी नेल तो यहाँ पे टिकेगी नहीं, वो तो ऐसे 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 होती रहेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स है तभी मैं इसको ऐसे हैमर कर पा रही हूँ, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स हेल्प अस टू हैमर
nail on the wood or wall. Okay. Next है we are able to cut things due to a friction between contact surfaces. अगर हम किसी चीज़ को कट करना चाहते हैं तभी कट कर पाते हैं अगर उस सरफेस और जिस चीज़ से हम कट कर रहे हैं उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है। अगर वहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो हम किसी चीज़ को कट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ब्रेक्स और व्हीकल वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। अब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने से क्या होता है, टायर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है। फ्रिक्शन फोर्स आने से क्या हो जाता है, व्हीकल स्टॉप हो जाता है। तो ब्रेक के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है। हमें किसी व्हीकल को रोकना है तो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ब्रेक क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज करते हैं, तो जो मोशन है उस व्हीकल की वो कम हो जाती है, वो मूव नहीं कर पाता और वो स्टॉप हो जाता है। सो ब्रेक्स और व्हीकल वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर वो किसी जगह पे फ्रिक्शन नहीं है तो हम ऐसा क्या करें कि कोई फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए। देखो, सबसे पहले तो हमें उस सरफेस को रफ करना पड़ेगा। आपको जैसे हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर सरफेस रफ होगी तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगी। तो अगर हम किसी भी चीज़ सरफेस को रफ करेंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। सो सबसे पहले अगर हम जैसे ब्रेक शूज़ होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, टायर्स में ब्रेक शूज़ लगे होते हैं, तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक शूज़ क्या करते हैं, टायर्स है या डिस्क है उसके अंदर फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारा व्हीकल है ब्रेक लगाने के बाद स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो शूज़ होते हैं, आपने अगर देखा होगा जो उनके तलवे होते हैं शूज़ के, उसके नीचे ऐसी 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 स्पाइक्स होती, मान लो ये तलवा है, ऐसी स्पाइक्स होती तलवे के। तो ये क्या करती है, ऐसी स्पाइक्स ये क्या करती हैं, इंक्रीज करती है फ्रिक्शन। ऐसी कुछ स्पाइक्स होंगी, ऐसी आप अपने शूज़ में या चप्पल में देख सकते हो। तो ये फ्रिक्शन को इंक्रीज करती है, ग्राउंड और फील्ड के बीच वाली फ्रिक्शन को इंक्रीज करती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इजीली वॉक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी चप्पल घिस जाती है, मान लो हमारी चप्पल घिस गई और ये स्पाइक्स रिमूव हो गई, तलवे से सोल से स्पाइक रिमूव हुई, तो उस टाइम पे हम स्लिप करना स्टार्ट, अगर हम भागते हैं तो हम स्लिप कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है। तो ये स्पाइक्स क्या करती हैं, हमारे शूज़ या चप्पल और ग्राउंड के बीच की फ्रिक्शन को इंक्रीज करती हैं, जिसके कारण हम इजीली वॉक कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे टायर्स भी होते हैं, द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर थ्रेडेड। जो टायर्स होते हैं व्हीकल के, आपने उनके बीच में भी ऐसे लाइंस और स्पाइक्स देखी होंगी। वो क्या करती है, टायर्स और ग्राउंड के बीच की जो फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण जो व्हीकल है वो इजीली मूव कर पाता है। मतलब कि अगर वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी तो व्हीकल तो ऐसे चलता ही जाएगा, वो तो रुक जाएगा। तो हम अपनी स्पीड को अगर मेंटेन रखना चाहते हैं, इसीलिए टायर के बीच में ये फ्रिक्शन स्पाइक्स या ट्रेड्स होंगी। ठीक है, अगर ये नहीं होंगी तो हमें व्हीकल को स्टॉप करना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगी। इसके टायर्स के ऊपर ये बना देते हैं। अगर हमारा टायर घिस जाए और ये ट्रेड्स ख़त्म हो जाती हैं तो उस टाइम पे अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारी जो स्कूटी है, कोई व्हीकल है, वो क्या कर जाता है, स्लिप कर जाता है और हम गिर जाते हैं। तो हम कैसे ट्रेड्स बना के फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। पहले हमने एडवांटेजेस पढ़े फ्रिक्शन के, उसके बाद द वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन कि हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के हमें क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले इट अपोज द मोशन। सभी को पता है फ्रिक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि वो मोशन को अपोज करता है। तो मोशन को अपोज करता है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, हमें ज़्यादा ऑयल व्हीकल्स में यूज़ करना पड़ता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ताकि जो व्हीकल है वो मूव कर पाए। ठीक है, तो ये अपोज करता है मोशन का, इसीलिए इसका डिसएडवांटेजेस भी है। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो व्हीकल तो मूव ही नहीं कर पाएगा, और किसी चीज़ को हमने मूव करवाना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी।
ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा ऑयल और पेट्रोल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा व्हीकल चलाना। तो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि ये मोशन को अपोज करता है। जो फ्रिक्शन है किसी चीज़ के बीच में वो एक लिमिट अमाउंट में होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है। कम फ्रिक्शन भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, एक लिमिटिंग अमाउंट में होनी चाहिए जो हमें अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है। अगर कम होगी तो हम स्लिप कर जाएंगे, अगर ज़्यादा होगी फ्रिक्शन तो व्हीकल या हम मूव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट है, इट रिजल्ट इन वियर एंड टियर्स। देखिए, अगर हमारी जो फ्रिक्शन ज़्यादा है, हमारे शूज़ और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे जो शूज़ होंगे या टायर्स होंगे व्हीकल के वो तो जल्दी घिस जाएंगे, तो वो जल्दी फट जाएंगे, वियर एंड टियर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मशीनों के बीच में, मशीन के डिफरेंट पार्ट के बीच में अगर फ्रिक्शन है तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ करेंगे और उनके जो पार्ट्स हैं वो टूट भी जाते हैं मशीन के फ्रिक्शन के कारण। अगर हम कोई रबड़ यूज़ कर रहे हैं, वो फ्रिक्शन के कारण रबड़ की ऐसे हम यूज़ करते हैं ना मशीन्स में, अगर वो घिस जाती है तो वो टूट जाती है। तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण वियर एंड टियर भी होता है, चीज़ें बहुत जल्दी टूट जाती हैं और हमें दोबारा फिर खरीदनी पड़ती है। मशीनों की जो पार्ट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्रिक्शन कॉज हीटिंग। अब फ्रिक्शन है वो हीट प्रोड्यूस करती है। आपने देखा होगा अगर कोई मशीन कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही है, कॉन्टीन्यूसली मूव करती जा रही है, तो उसके क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप मिक्सर यूज़ करते हो, किचन में आपकी मम्मी मिक्सर यूज़ करते हैं, तो अगर ज़्यादा टाइम पे आप मिक्सर यूज़ करते रहोगे तो क्या होगा, वो मशीन गर्म हो जाएगी, उसकी मोटर गर्म हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण वो ख़राब भी हो सकती है। तो फ्रिक्शन के कारण हीट भी प्रोड्यूस होती है और चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सो ठीक है बच्चे, ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब हम इन डिसएडवांटेजेस को एडवांटेज में चेंज करने के लिए फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, हम ऐसा क्या करें कि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलते हैं, आप सब भी खेलते होंगे कैरम बोर्ड, आप वहाँ पे बोर्ड के ऊपर पाउडर स्प्रिंकल करते हैं ताकि जो आप पॉइंट्स यूज़ कर रहे हो, स्ट्राइक करवा रहे हो, वो उनकी और बोर्ड के बीच की फ्रिक्शन कम हो जाए और वो इजीली मूव कर जाए जिस डायरेक्शन में आप मूव करवाना चाह रहे हैं। सो वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन्स एंड बोर्ड। हम पाउडर यूज़ कर सकते हैं कॉइन्स और बोर्ड के बीच की फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। जब हम पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं, जो कॉइन्स होते हैं वो इजीली मूव कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी यूज़ लुब्रिकेंट। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, लुब्रिकेंट एक ऑयल्स होते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। जैसे हमने अपने घरों में भी देखा होगा कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है तो हम उसको ऑयलिंग कर देते हैं उसकी, तो वो स्मूथली चलने लग जाती है। जहाँ ग्रीस दे देते हैं, ग्रीस यूज़ करते हैं या ऑयल यूज़ करते हैं किसी भी मशीन को स्मूथली वर्क करने के लिए, तो वो ऑयल और ग्रीस क्या करता है, वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है जो सरफेसेस के बीच की जो फ्रिक्शन है उसको कम करता है, और कम फ्रिक्शन कम होती है तो वो इजीली मूव करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ऑयल करते हैं। कई बार हमारे जो डोर हैं वो बहुत आवाज़ करते हैं, तो हम डोर के कॉर्नर्स के ऊपर जहाँ पे डोर ऐसे जैसे ये डोर के नट्स लगे हुए हैं यहाँ पे हम ऑयलिंग करते हैं, जिसके कारण वो इजीली मूव कर पाते हैं। हम अपने साइकिल के चक्के के ऊपर ऑयल डाल देते हैं ताकि वो इजीली चेन बनी होती है वहाँ पे ऑयलिंग कर देती हैं कि वो इजीली चल पाए। तो ऐसे और भी बहुत सारी मशीनें हैं जिनको हम ऑयलिंग करके या लुब्रिकेंट अप्लाई करके इजीली मूव करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगी लुब्रिकेंट के कारण, ठीक है। उसके बाद बॉल बियरिंग आर यूज्ड इन मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जैसे हमने पहले रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि किसी चीज़ को ऐसे खींचना या स्लाइड करना डिफ़िकल्ट है, बट अगर हम किसी को रोल करते हैं तो वो इजी है, वहाँ पे फ्रिक्शन कम होती है, तो हम किसी चीज़ को रोल कर सकते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। इसलिए जो मशीन्स होती है वहाँ पे एक बॉल बियरिंग यूज़ करते हैं,
जिनके कारण जो सरफेस होती है उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है और मशीन इजीली मूव करती है। तो ठीक है बच्चे, ये तो था हमारा चैप्टर जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक फ्लूइड फ्रिक्शन भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें था कि फ्लूइड के बीच में भी फ्रिक्शन होती है, जैसे शिप को मूव करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होती है। ऐसी जो एयर है वहाँ पे एरोप्लेन कैसे चलते हैं, क्योंकि उनकी शेप ऐसी बनाई जाती है कि फ्रिक्शन फोर्स कम से कम एक्ट करे। तो ठीक है, हम और कौन सी वे जिससे हम फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, हम व्हीकल की शेप ऐसे बना सकते हैं, एरोप्लेन जैसे शिप की शेप ऐसे बना सकते हैं जिससे जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम की जाए। ठीक है, पहले मैं आपको फ्लूइड फ्रिक्शन बताना भूल गई थी, बट हमने लास्ट क्लास में फ्लूइड फ्रिक्शन को डिस्कस किया। तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो फ्लूइड्स के बीच में होती है, जैसे लिक्विड्स और गैसेस के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम अपने व्हीकल की शेप को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं ताकि जो वहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए और व्हीकल इजीली मूव कर पाए। तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चे, हैव अ